हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के सेशन में जो हम गुजरात पीएससी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, इसमें 200 क्वेश्चंस थे, उसमें से 100 हमने पार्ट 1 में कर लिए हैं। बचे हुए 100 क्वेश्चंस अभी हम कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डैश लाइज एट द रूट ऑफ इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डार्विनियन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो जो फंक्शनलिज्म जो है, जो अप्रोच है, जो विलियम जेम्स एंड जॉन डेवाई ने दी थी, वो ऑर्गेनिजम्स को बताता है, ऐसे मेंटल प्रोसेस की बात करता है जो अडाप्ट करने में हमको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये डार्विन की जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन की, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अलाइन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी मेथड इज अ डैश रिसर्च मेथड। तो केस स्टडी मेथड में क्या होता है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं। काफ़ी सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्वालिटेटिव अप्रोच हो जाएगी। Then the average test score of a standardized sample suggests the dash of a test। यहाँ एवरेज टेस्ट स्कोर की बात कर रहा है। एवरेज टेस्ट स्कोर जो होते हैं उसको हम नॉर्म्स की तरह बोल सकते हैं कि वो नॉर्म्स होते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा नॉर्म्स जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नॉर्म्स के अंदर ही वैलिडिटी रिलायबिलिटी आ जाती है, इसका अलग से यहाँ पे कुछ मीनिंग है नहीं। देन क्वेश्चन है, थ्रू डैश मेथड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कैन बी स्टडीड बट द फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन कैन नॉट बी स्टडीड। मतलब ऐसे मेथड बता रहे हैं जिसमें हम स्ट्रक्चर तो पढ़ सकते हैं न्यूरॉन का, मतलब देख सकते हैं कि एक्सॉन कहाँ है, डेंड्राइट कहाँ है, पर हम उसके फंक्शंस के बारे में नहीं जानकारी कुछ भी ले सकते हैं। तो ये क्या है, दिस इज मेथड ऑफ स्टेनिंग। दिस इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ स्टेनिंग। इसमें गोल्जी स्टेन होता है, निसाइल स्टेन होता है, आपने पढ़ा होगा बायो साइकोलॉजी में। ठीक है, इसके अलावा स्टिमुलेशन जो है ये दिया हुआ, स्टिमुलेशन में क्या होता है, हम फंक्शन जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो अगर कभी आए कि हम फंक्शन किस में स्टडी कर सकते हैं, दैट वुड बी मेथड ऑफ स्टिमुलेशन। ठीक है, जो एक्सटाइपेरेशन जो दिया हुआ है, इसका मतलब होता है जब हम कोई भी न्यूरॉन होता है या कुछ भी होता है, उसमें हम क्या करते हैं, पार्ट्स जो होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, उसके बाद उसको स्टडी करते हैं, जो लेशायन कहते हैं हम, दैट वुड बी अप्रोप्रिएट हियर। मेथड ऑफ डीजेनरेशन में हम किसी भी चीज़ को, जो डैमेज होता है उसका इफेक्ट को पढ़ते हैं ओवर टाइम। यहाँ पर तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर है, बट हमको बाकी मेथड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश कंडीशनिंग ब्लैंक दिया हुआ है, कंडीशनिंग स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड। ठीक है, हमने बेल जो है उसको प्रेजेंट कर दिया, फिर स्टॉप, एक टाइम गैप दिया, उसके बाद क्या किया, फिर अनकंडीशन स्टिमुलस प्रेजेंट किया विच इज फूड। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो पावलॉफ का एग्जाम्पल था वही सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, अगर हमने सी एस प्रेजेंट किया, उसके बाद थोड़ा टाइम गैप देके यू सी एस प्रेजेंट किया, तो उसको हम ट्रेस कंडीशनिंग कहते हैं। ईजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइकोलॉजिस्ट हु सजेस्टेड टू फैक्टर, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस वाज। किसने दिया था, दो तरीके के इंटेलिजेंस होते हैं, जी इंटेलिजेंस, जी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड एस। ये किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। इन्होंने बोला था एक होती है जनरल इंटेलिजेंस विच इज जनरल टू ऑल, और कुछ जो अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस होती हैं विच आर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, उसको हम बोलते हैं एस फैक्टर। ठीक है, देन है पुटिंग कास्ट बिफोर द हॉर्सेस, दिस क्रिटिसिज्म अप्लाइज टू द थ्योरी ऑफ इमोशन। पुटिंग कास्ट नहीं होना चाहिए, पुटिंग कार्ट है। ठीक है, पुटिंग कार्ट बिफोर द हॉर्सेस इडियम है, और वो जो है वो किसमें किसके क्रिटिसिज्म में अप्लाई होता है, जेम्स लांच थ्योरी, कि पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उसके बाद आप फील करते हो कोई भी इमोशन, कि आपका हार्ट रेट जो है वो बढ़ गया, उसके बाद आपने क्या, अपने फियर जो है वो एक्सपीरियंस किया। तो ये जो है, ये जेम्स लांचे थ्योरी का क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डिड अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ऑफ द फीमेल कॉलेज स्टूडेंट्स अबाउट देयर एटीट्यूड चेंज। तो ये जो स्टडी है ना, ये न्यूकॉम ने की थी, दिस स्टडी वाज डन बाय न्यूकॉम, जिसमें उन्होंने क्या पढ़ा था कि जो विमेन का पॉलिटिकल और सोशल एटीट्यूड है वो ओवर टाइम कैसे चेंज होता है। ठीक है, सो दिस वाज डन बाय न्यूकॉम। देन वॉटसन हैज डेवलप्ड एन इमोशन ऑफ डैश इन एन 11 month ओल्ड चाइल्ड नेम एल्बर्ट। ये तो सबको ही पता है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वाइट रैट लिया था, और कंडीशनिंग किसके साथ कराई थी, लाउड नॉइस के साथ, जिसपे पता चला था कि जो फियर होता है वो जनरेट हो गया था किसमें, लिटिल एल्बर्ट में। इसको लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। दिस वाज डन बाय जॉन वॉटसन। देन नेक्स्ट इज deprivation and social disadvantage refer to the dash dimensions of poverty। poverty के अलग अलग डायमेंशंस होता है, इकोनॉमिक भी होता है, पॉलिटिकल भी होता है, हेरिडिटरी भी होता है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा। वाई, क्योंकि जब डिप्राइव होता है इंसान,
जब सोशल एक डिसएडवांटेज में होता है तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी पर्सनालिटी को, जैसे कि लर्नड हेल्पलेसनेस, वो अपने आप जनरेट होने लगती है वो इसके एक्सपीरियंस से। सो दिस इज साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। फिर है नेचुरल ऑब्जर्वेशन इज अ डैश रिसर्च मेथड। तो नेचुरल ऑब्जर्वेशन क्या है, क्वालिटेटिव तो है ही, यस, डिस्क्रिप्टिव भी है। इसमें आप डिस्क्राइब करते हो ना, जो भी आप ऑब्जर्व करते हो वो देखते हो और डिस्क्राइब करते हो कि वो कैसा है, कैसे नेचुरली हो रहा है, उसको आप रिकॉर्ड करते हो। और यहाँ पे क्वालिटेटिव जो है वो मतलब नॉन न्यूमेरिकल डेटा ही तो लेते हो आप, क्वांटिटेटिव थोड़ी लेते हो। बहुत बार आप कोशिश करते हो क्वांटिफाई करने की, बट वो होता एक्चुअली में क्वालिटेटिव ही है। तो यहाँ पे दोनों ही सही होंगे। फिर है द स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन ऑफ डैश टाइप ऑफ टेस्ट, टाइप ऑफ आइटम्स ऑफ टेस्ट आर इजियर। तो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होता है उसका इजी होता है, क्योंकि आप आइटम डिस्क्रिमिनेशन, आइटम डिफिकल्टी, आइटम एनालिसिस ओवरऑल अप्लाई कर सकते हो। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो येस नो टाइप भी होते हैं, मल्टीपल चॉइस भी होते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू डीजेनरेशन मेथड। अभी हमने बात की डीजेनरेशन मेथड क्या होती है, जब कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई भी टिश्यू या नर्व डैमेज हो जाती है तो उसको हम ट्रेस करके उसके जो पाथवेज हैं उन सब के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है डीजेनरेशन मेथड से हम क्या नहीं पढ़ सकते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो हम पढ़ सकते हैं उसके बारे में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में डिफिकल्ट हो जाता है बहुत बार जानना, क्योंकि इसके जो नर्व्स होते हैं ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो नर्व्स होती हैं वो बहुत बार रीजनरेट कर जाती हैं अपने आप में, उनका रीजनरेशन हो जाता है। तो अब वो डैमेज जब पूरे तरीके से हुआ ही नहीं, डीजनरेट हुआ ही नहीं, तो हम कैसे पढ़ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है ये, यूजुअली पूछते नहीं हैं इस तरीके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सपेक्टेड आउटकम, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्यों? क्योंकि स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की है, उसमें उन्होंने बताया है कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है, आपके बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। व्हेन यू ऐड ऑन समथिंग तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा, व्हेन यू एलिमिनेट समथिंग नेगेटिव तो फिर वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेंट ही सही आंसर हो जाएगा। फिर इन टू फैक्टर थ्योरी ऑफ स्पीयरमैन जी फैक्टर सजेस्ट, जी फैक्टर क्या बताता है हमको, हमारी इनबॉर्न नेचुरल एबिलिटीज के बारे में ही बात करता है। जी फैक्टर द जनरल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, वेरेज जो एस फैक्टर है अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन वो बहुत ज़्यादा हमारी लर्निंग से इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है। चलिए, Lazarus is the proponent of dash approach towards emotional improvement। लिजारस की थ्योरी कौन सी थी इमोशन की, इमोशन ऑफ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव अप्रेजल, राइट। तो यहाँ पर कॉग्निटिव जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगेन इजी क्वेश्चन। देन है रिएक्टेंस एंड सिलेक्टिव अवॉइडेंस सजेस्ट। तो रिएक्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस होता है कि जैसे किसी ने आपको मना किया कुछ चीज़ करने के लिए और आपको लगा कि मेरी फ्रीडम पे बात आ रही है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जस्ट ऑपोजिट बिहेव करेंगे टू रिक्लेम योर फ्रीडम, दैट इज रिएक्टेंस। एंड यहाँ पे सिलेक्टिव अवॉइडेंस क्या है, सिलेक्टिव अवॉइडेंस का है जब आप सिलेक्टिवली कुछ इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करते हो, जैसे कंफर्मेशन बायस जब होता है, जब हम करते हैं ना कि हम जानबूझ के कुछ चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम के साथ वो मैच नहीं करती, राइट। सो दैट इज सिलेक्टिव अवॉइडेंस। अब ये क्या करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं, रेजिस्टेंस टू परसुएशन, परसुएशन होना चाहिए था ये, परसुएशन, ओके। ये रेजिस्ट करते हैं किसी भी तरीके के परसुएशन को, राइट। ये बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे बैठेंगे ही नहीं सही, दिस इज ओनली द करेक्ट आंसर। Then Dash has studied the emotional reactions of a child in strange situation। जो strange situation experiment था वो किसने किया था पूछ रहे हैं, तो मैरी एंसवर्थ ने किया था। जो हार्लो थे इन्होंने मंकी पे एक्सपेरिमेंट किया था अटैचमेंट के बारे में ही पढ़ने के लिए, पर एंसवर्थ का स्ट्रेंज सिचुएशन एक्सपेरिमेंट था अटैचमेंट को पढ़ने के लिए। देन द नेचुरल सिलेक्शन ऑफ अग्रेशन इज प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ, ये यूजुअली तो सर्वाइवल के लिए होता है और सर्वाइवल के साथ साथ सेल्फ डिफेंस के लिए हो जाता है, ठीक है। तो जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है अग्रेशन की, जैसे जो जानवरों में होती है, टाइगर में होती है, लायन में होती है, वो यूजुअली सेल्फ डिफेंस के लिए होती है, बट लेटर ऑन मतलब पहले तो सर्वाइवल के लिए ही होती है, विच इज़ ऑल्सो लाइक सेल्फ डिफेंस। ह्यूमंस में भी ये बहुत ज़्यादा होती है ना। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, पर्सनालिटी थ्योरी ऑफ 5 शेड्स हैव बीन एक्सपाउंडेड इन व्हाट साइकोलॉजी। बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ा होगा ना।
अनाम्य कोश, मनाम्य कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोश हैं। 5 कोश की बात करें, 5 शेड जिसको कहते हैं, तो ये हमारी इंडियन साइकोलॉजी में ही इसके बारे में बात की गई है। देन आइटम्स ऑफ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट शुड बी, इजी होने चाहिए क्या? नहीं। डिफिकल्ट होने चाहिए क्या? नहीं। एम्बिगुअस होना चाहिए तो हो ना, कभी नहीं होना चाहिए, है ना। ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। कैसे होने चाहिए? नाइदर टू इजी नॉट टू डिफिकल्ट, मॉडरेट होने चाहिए, है ना। क्या, चलिए। देन है ब्रेन वेव्स आर रिकॉर्डेड थ्रू, जो ब्रेन वेव्स हैं वो किससे हम रिकॉर्ड करते हैं? हम इलेक्ट्रोएंसिफिलोग्राफी से रिकॉर्ड करते हैं ना, दैट इज ईईजी। ठीक है, ईसीजी से हार्ट, जो हार्ट वाली वेव्स होती है वो रिकॉर्ड होती है, ईईजी से ब्रेन वेव्स होती है। डिजनरेशन यहाँ यूज होगा नहीं, हम पाथवे थोड़ी पढ़ रहे हैं। स्टेनिंग भी नहीं होगा, स्टिमुलेशन भी नहीं होगा, इन तीनों के बारे में बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ओनली करेक्ट आंसर इज ईईजी हियर। आपको इनके फुल फॉर्म जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है। और चलिए, देन फिक्स्ड इंटरवल एंड वेरिएबल रेशियो आर द शेड्यूल्स ऑफ, इजी क्वेश्चन अगेन। फिक्स्ड इंटरवल 4 तरीके के होते हैं ना, फिक्स्ड इंटरवल होता है, वेरिएबल इंटरवल होता है, देन वेरिएबल रेशियो होता है, और फिक्स्ड रेशियो होता है। ये किसके शेड्यूल्स हैं? पार्शियल रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल हैं। ओके। देन इन Sternberg's triarchic theory of intelligence, ability of analytical thinking suggests dash type of intelligence. 3 तरीके की इंटेलिजेंस होती है अकॉर्डिंग टू स्टेनबर्ग्स ट्रायर्किक थ्योरी। एक होती है कॉम्पोनेंशियल, एक होती है एक्सपेरियंशियल, एक होती है कॉन्टेक्चुअल। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं? क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहते हैं, और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कह देते हैं, और एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कह देते हैं। तो एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल इंटेलिजेंस कौन सी होगी यहाँ पे? कॉम्पोनेंशियल। ओके। देन कैल्विन हॉल एंड गार्डियर लिंसले आर द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता हो, नहीं बन रहा हो, सो दैट्स टोटली फाइन। आप ये सारी चीज़ें हमेशा रट नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो बुक का टाइटल था, दैट वाज थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देन इजी क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, नेट, सेट, गेट, और या जो भी पीएससी एग्जाम है, कॉग्निटिव डिसोनेंस से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था? फेस्टिंगर ने दिया था। इजी क्वेश्चन। तो लेट मी नो इन द कमेंट कि ऐश ने कौन सा दिया था। सोशल साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट दिया था, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐश ने सोशल साइकोलॉजी का, तो वो कौन सा था? which topic or which concept was given by Ash? Do let me know. Then, according to Erikson, adolescents face dash crisis. आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है ना adolescents में। इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है। आइडेंटिटी के स्टेज का ही नाम क्या है? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो यहाँ पे आइडेंटिटी में बहुत ज़्यादा इनकी क्राइसिस हो जाता है, नॉट एबल टू फिगर आउट व्हाट दे आर, हु दे आर, व्हाट इज देयर पर्पस, एवरीथिंग। Then Dash has done experimental research on frustration aggression theory. किसने दी है एक्चुअली frustration aggression theory? इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं, so it was given by Dollard and Myler. ठीक है, this was given by Dollard and Myler. Then Dash approach suggests psychodynamic approach, psychoanalytical approach और psychodynamic में क्या डिफरेंस है? साइको एनालिटिकल में हम सिर्फ सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को पढ़ते हैं। साइकोडायनेमिक में जो उनके क्रिटिसिज्म में भी आए हैं ना, उनके बारे में भी बात होती है। एरिक एरिक्सन के बारे में बात होती है, कैरन हॉर्नी के बारे में भी बात होती है। ठीक है, तो जो साइको एनालिटिकल अप्रोच है, इसी ने सजेस्ट किया है साइको डायनेमिक अप्रोच। अगर ये नहीं होता तो शायद ये भी नहीं होता। देन डैश रिसर्च मेथड इज मोस्टली यूज फॉर स्टडी इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम किसकी बात करते हैं? फ्रॉम बर्थ या फ्रॉम कंसेप्शन हम कह सकते हैं, तब से लेकर डेथ तक की जितने भी स्टेजेस होते हैं जिसमें हमारी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, फिजिकल डेवलपमेंट होती है, वो हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इसके लिए लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च भी काम आएगी ना, क्योंकि आप ओवर द टाइम स्टडीज करोगे। कोई इंसान जब 5 साल का था तब से लेके जब वो 30 ईयर्स का हुआ है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये आप कब कर सकते हो क्रॉस सेक्शन में? तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में ही आएगा। देन देन है डैश मेथड इज यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ एपिलेप्सी। तो इसमें ऑब्वियसली ये सारे मेथड्स तो हम यूज़ करेंगे नहीं, ईईजी ही यूज़ होगा। इसमें इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं ना ब्रेन में, उसके बाद स्टडी करते हैं ब्रेन वेव्स को देखकर। सो ईईजी वुड बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट है experimental studies about latent learning have been done by psychologist नेम टॉलमैन ने दिया था। इजी क्वेश्चन, लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो था
इट वॉज गिवन बाय टोलविन, जिसमें उन्होंने बोला था कि लर्निंग जो है वो बिना री के भी होती है, ऐसा नहीं है कि वो हो ही नहीं रही है, बट वो हिडन रहती है। देन ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट आर दी ओसीपी। ओसीपी के बारे में पूछ रहे हैं। दे आर द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस सजेस्टेड बाय, तो ये गिलफोर्ड ने दिया था। अर्लियर 120 मेंटल एबिलिटीज बताए थे, लेटर ऑन इट वाज एक्सपेंडेड इनटू 150। ठीक है, सो ओसीपी, ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट, ये तीन एस्पेक्ट गिलफोर्ड की जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है उसमें थे। Then mental status examination, which is called as MSE. It is a clinical observation, जो कि कैसा होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है क्या? यस। एम्पेरिकल होता है, हाँ। डिस्क्रिप्टिव भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव ही सही आंसर होगा। देन आफ्टर द ट्रैजिक मर्डर ऑफ मिस कैथरीन जेनोवीस इन न्यूयॉर्क इन 1964, इनका केस तो सबने ही पढ़ा है, साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जिसके बाद ही क्या, किसकी शुरुआत हुई थी? बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट के बारे में जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने पढ़ना चालू किया था। बाई स्टैंडर्ड के साथ साथ प्रो सोशल जो बिहेवियर है उसके बारे में भी स्टडीज यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। तो द सोशल साइकोलॉजी स्टार्टेड द स्टडी ऑफ, यहाँ पर बाई स्टैंडर्ड होता तो वो सही आंसर होता, वो नहीं है, तो प्रो सोशल बिहेवियर भी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। Then, theory by Dash says that the progressive disengagement is the best way of adopting with old age. कह रहे हैं कौन सी डिसएंगेजमेंट थ्योरी की बात कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज डिसएंगेजमेंट थ्योरी, जो ओल्ड एज जो हो जाती है लोगों पे उनके लिए थी। ठीक है, तो ये किसने दी थी? ह्यूमिंग एंड हेनरी ने। इसमें उन्होंने बोला था कि जो डिसएंगेजमेंट होता है ना, दैट इज लाइक अ हेल्दियर वे टू अडॉप्ट और डील विद ओल्ड एज। ठीक है, फिर डैश ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। जब दोनों मिल जाते हैं तब क्या बनता है? साइबर बुलिंग होती है, साइबर स्टॉकिंग भी होती है, इंटरनेट ट्रोलिंग भी होती है, ऑल ऑफ द अबव। ओके, देन द प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय, किसने डिस्क्राइब किया है? हमारी जो साइकोलॉजी है इंडिया में, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन साइकोलॉजी भी कहा जाता है, विच इज दुर्गानंद सिन्हा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देन द अजम्पशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट इन, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, होमोजेनिटी की बात, सिटी टेस्ट यूज करते हैं, अनोवा यूज करते हैं, दैट इज पैरामेट्रिक। बस स्क्यूड होता डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तब नॉन पैरामेट्रिक होती। देन डैश कैन बी नोन थ्रू आइटम एनालिसिस ऑफ अ टेस्ट। हम क्या क्या जान सकते हैं आइटम एनालिसिस से? we can know the difficulty value, we can know the functional value, we can also know the differential values. यहाँ पे all of the above again is the correct answer. Then latent learning suggests the dash approach towards learning. Latent learning जो है वो as a counter आई थी behaviorism के, क्योंकि behaviorism में क्या बोला गया था कि हमारा जो behavior है वो learn करते हैं, हम कहीं ना कहीं से सीखते हैं। पर latent learning में क्या हो रहा था, वो जो behavior था वो ऐसे बाहर show नहीं हो रहा था, it was hidden। तो यहाँ पे वो कॉग्निटिव अप्रोच थी, उस पर ज़्यादा फोकस किया था। ठीक है, तो लेटेंट लर्निंग सजेस्ट द कॉग्निटिव अप्रोच टुवर्ड्स लर्निंग, दिस इज करेक्ट आंसर। देन गार्डनर गेव अ डैश थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने 8 तरीके की इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी ना, तो उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया था, इजी। देन स्ट्रेस फेल टू अचीव गोल्स इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रेशर कहते हैं। जो हमको स्ट्रेस होता है, जो मेंटल स्ट्रेन होता है टू अचीव एनीथिंग, परफॉर्म करना है, हमको सक्सीड करना है, या हमको हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं, उसका जो स्ट्रेस होता है दैट इज प्रेशर। ओके, देन नेक्स्ट इज ओके दिस डैश गिव अ थ्योरी ऑफ जनरल अफेक्टिव अग्रेशन मॉडल। इसको जनरल अफेक्टिव मॉडल भी कहते हैं, जनरल अग्रेशन मॉडल भी कहते हैं। दिस वाज गिवन बाय एंडरसन, पी ए एंडरसन। ठीक है, दिस वाज गिवन बाय पी ए एंडरसन, यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर पर्सन सेंटर्ड थेरेपी वॉज सजेस्टेड बाय, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी की बात किसने की थी? कार्ल रॉजर्स ने की थी, जिसमें उन्होंने अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जेन्युइननेस, इन सब के बारे में भी अलग अलग डिस्कशन किया था। फिर with the purpose of harassing the individual if he is followed and kept under surveillance through use of instruments like mobile। इसको हम क्या कहते हैं? अगर ये फिजिकल सेंस में होता है तो उसको स्टॉकिंग कहते हैं, अगर ये ऑनलाइन हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज साइबर स्टॉकिंग। देन भगवद गीता इज अ टेक्स्ट ऑफ डैश बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। तो भगवद गीता क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट का है? यस। जब अर्जुन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे थे उस टाइम पे,
कृष्ण जी ने जो गीता कही थी, तो वो तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है ही। हमारे यहाँ उसको काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में भी यूज करते हैं, उसको एज अ साइकोथेरेपी भी कंसिडर किया जाता है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी भी इसमें आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन है, वेरिएबल्स कैन बी स्टैटिस्टिकली कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डैश। तो यहाँ पे पार्शियल कोरिलेशन सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल्स के आप बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट जरूर करते हो, पर जो थर्ड वेरिएबल होता है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, सो पार्शियल कोरिलेशन वुड बी द करेक्ट आंसर। देन DAT, which is differential aptitude test, and MAB, which is multi dimensional aptitude battery, ये सब क्या मेजर करते हैं? ये सब हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज ही तो मेजर करेंगे ना। आपकी रीजनिंग एप्टीट्यूड है तो रीजनिंग ही मेजर करेगा। रीजनिंग किस में आ जाती है? आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी में आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग। देन बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन, जैसे कि जो हमारी ड्राइव्स होती हैं, लाइज इन डैश पार्ट ऑफ द ब्रेन। कौन सा पार्ट होता है? हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, लाइक हंगर, थर्स्ट, आपके जो सेक्स ड्राइव्स होते हैं वो सारे। तो मोटिवेशन भी यहीं से कंट्रोल होती है, सो हाइपोथैलेमस वुड बी द बेस्ट ऑप्शन हियर। फिर डेनियल गोलमैन पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ EI की बात की है, इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, तो यहाँ पर इमोशनल सही आंसर हो जाएगा। फिर डैश कोपिंग टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेस, देयर एग्जिस्ट इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी। आप रियलिटी को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हो, किसमें? ईगो डिफेंसिव में। जैसे आप प्रिपरेशन यूज कर लोगे, रैशनलाइजेशन यूज कर लोगे, तो यहाँ पे जो रियलिटी होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे ईगो डिफेंसिव ही सही आंसर होगा। देन ग्रुप कोहेसिवनेस जनरेट्स दी, जितना ज़्यादा ग्रुप में कोहेसिविटी होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा कंफर्म करने का, राइट। तो यहाँ पे कंफर्मिटी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू डैश टोटल शेपिंग ऑफ बिहेवियर इज पॉसिबल थ्रू प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्स ऑफ री। अकॉर्डिंग टू स्किनर ना, शेपिंग की बात इन्होंने करी है, री की बात इन्होंने करी है, शेड्यूल्स ऑफ री की बात इन्होंने की है, सो BF स्किनर ही सही आंसर होगा। Then, the most important role is played by DASH system in causing psychosomatic diseases. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही करेक्ट है हमारा। क्यों? क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक भी आ जाता है, राइट, और पैरासिम्पैथेटिक भी आ जाता है। तो जो हमारी हार्ट रेट होती है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत हद तक होता है, और जो हमारा ब्लड प्रेशर, एक्चुअली ब्लड प्रेशर नॉट ब्लड सर्कुलेशन, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है और डाइजेस्टिव इश्यूज जो भी होते हैं, ये दोनों ही कंट्रोल मॉडरेट करते हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेस या जो भी स्टिमुलस आते हैं। तो यहीं से वो चीज़ जो होती है स्टार्ट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मेजर रोल जो होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही होता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से ही साइकोसोमैटिक डिजीजेस हो जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन है, डैश अप्रोच टूवर्ड्स स्टडी ऑफ साइकोलॉजी फोकस द कंप्यूटर मॉडल। एटकिंसन शिफ्रिन की जो थ्योरी थी वो भी आप कह सकते हो, है ना, कंप्यूटर मॉडल जो फॉलो करता है। तो कंप्यूटर मॉडल में यूजुअली क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग हमारे कौन से पार्ट में होगी? हमारे कॉग्निटिव पार्ट में ही होगी। तो यहाँ पे कॉग्निटिव ही सही आंसर हो जाएगा। देन व्हेन देयर आर मोर देन टू वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, this technique is used to test the significance difference between the means। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज करते हैं ना, अनोवा। अनोवा ही तो यूज करते हैं। अगर सिर्फ दो होते तब हम टी टेस्ट यूज कर लेते। मैन विटनी टेस्ट जो होता है वो नॉन पैरामेट्रिक में यूज होगा, तो यहाँ पे तो वो आएगा ही नहीं। देन डैश टेस्ट इज यूज टू मेजर एटीट्यूड। एटीट्यूड मेजर यूज एटीट्यूड जो है वो मेजर करने के लिए हम लिकर्ट स्केल भी यूज कर सकते हैं, सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिरामिडल सेल्स ऑफ पैराइटल लोब कंट्रोल डैश। आंसर मूवमेंट दिया हुआ है, पर ये क्वेश्चन जो है अगर हम अच्छे से कंसिडर करें तो पिरामिड सेल्स जो होता है वो सब जगह होता है, फ्रंटल लोब में भी होते हैं, और जो एक्चुअली फ्रंटल लोब में होते हैं वो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो फ्रंटल लोब वाले पिरामिडल सेल्स होते हैं दे कंट्रोल मूवमेंट। पैराइटल लोब में पता है क्या होता है? प्रेशर, टच, सेंसेशन इनकी बात होती है। तो जो यहाँ के पिरामिडल सेल्स होते हैं वो यूजुअली सेंसेशन जो है वो मॉडरेट करेंगे। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी डाउटफुल एज दे हैव गिवन ऑप्शन ए। अगर बस बोलते पिरामिडल सेल्स ऑफ ब्रेन कंट्रोल, तब मूवमेंट वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर।
यहाँ पे पैराइटल लोब की भी बात कर दी है, पिरामिडल सेल्स की भी बात कर दी है, तो सेंसेशन ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. बट so let's just move on to the next question. So there are three stages of memory. Three ही तो होती है ना, सेंसरी मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है. Then Dash has given the dictum of fight or flight as a response to stress. आपने कैनन बार्ड की थ्योरी पढ़ी है, उसमें जो वॉल्टर कैनन है ना, इन्होंने ही इसका डिक्टम दिया है फाइट और फ्लाइट का एज अ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, तो कैनन ही सही आंसर है. देन ये प्रोटेक्टिंग वंस ओन्स पर्सनल फ्रीडम, इसके बारे में हमने पहले भी एक क्वेश्चन में बात की थी कि अपनी फ्रीडम को जो हम प्रोटेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टेंस. अगर कोई मुझे कह रहा है कि जंक मत खाओ, तो बस मैं उनको दिखाने के लिए ही खाऊंगी जंक, ठीक है, दैट इज रिएक्टेंस. फिर MBCT इज एन एब्रीविएशन ऑफ व्हाट? तो MBCT रिफर्स टू माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी. ठीक है, कॉग्निटिव थेरेपी भी है, माइंडफुलनेस भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रीम सजेस्ट डैश स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. तो ये काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ बुक्स में आपको अनकॉन्शियस स्टेट भी मिलता है जो कि फ्रॉइड ने दिया है, एंड कुछ जगह आपको सबकॉन्शियस भी मिलता है. वी वुड गो विद सबकॉन्शियस, क्योंकि अनकॉन्शियस में तो एकदम ही बेहोशी वाली अवस्था हो जाती है ना, पर अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड ड्रीम्स जो होते हैं वो अनकॉन्शियस लेवल पे ही होते हैं. तो अगेन कॉन्ट्रडिक्टरी. देन बिहेवियरिस्टिक अप्रोच फॉलोज डैश मॉडल. तो ये थोड़ा फनी क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉडल कौन फॉलो करता है? कॉग्निटिव. एंड हम इसको जो बिहेवियरिस्टिक मॉडल जो अप्रोच फॉलो करती है इट इज़ कॉल्ड एज टेलीफोनिक मॉडल. वाई? क्योंकि यहाँ पे स्टिमुलस आता है, ठीक है, एक आएगा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स आता है, तो टेलीफोन में भी ऐसे ही होता है ना, स्टिमुलस आता है और रिसीव होता है कॉल, ठीक है, तो इसलिए इसको टेलीफोन से कंपेयर किया जाता है. देन एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस कैन बी यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ डेटा ऑब्टेन्ड थ्रू डैश रिसर्च डिजाइन. इन को एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस में बिफोर आफ्टर दोनों कंसिडर करते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशिएंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने दिया था आईक्यू का सबसे पहले कॉन्सेप्ट? विलियम स्टर्न ने. ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा. एंड ठीक है, नेक्स्ट है द डैश वेव्स आर ऑब्जर्व्ड इन ब्रेन व्हेन द पर्सन इज इन रिलैक्स स्टेट विद क्लोज्ड आईज. बस आंखें बंद है, सोया नहीं है इंसान, लेकिन रिलैक्स वाली स्टेट में है, तो इसमें अल्फा वेव्स जनरेट होती हैं. जब डीपर स्टेट में चला जाता है तब डेल्टा वगैरह की बात हम करते हैं, ठीक है, जब वो सो ही जाता है. यहाँ पे सिर्फ रिलैक्स स्टेट में है, तो ये ठीक है. देन क्वेश्चन है ऑल आर मेमोरीज आर एक्चुअली लोकेटेड इन आर डैश मेमोरी. अब ये लोग ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं? इट्स स्टिल अ क्वेश्चन, क्योंकि इमोशनल कुछ मेमोरी होती नहीं है ऐसे, मतलब टर्मिनोलॉजी तो नहीं है ना ऐसी कोई, होती है इमोशनल मेमोरीज, पर हम टर्मिनोलॉजी ऐसी इसमें साइकोलॉजी में नहीं यूज़ करते हैं. ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज होती हैं, एपिसोडिक होती है, इमोशनल नहीं होती है, सोशल भी नहीं, हैबिचुअल नहीं. अब यहाँ पे सिर्फ एक ही मेमोरी है, सेंसरी मेमोरी, विच मेक सेंस. पर सारी मेमोरीज हमारी सेंसरी मेमोरी में कैसे ही लोकेट होगी, जो यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया हुआ है. अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी भी बोलते हैं तब हम समझते कि हाँ ठीक है, हमारी सारी मेमोरीज वहाँ पे लोकेट हैं. या अगर ऐसे कहते कि ऑल आर मेमोरीज यूजुअली पास बाय, कि सब में आती ही है, मतलब सेंसरी मेमोरी में तो आती ही है, तब कुछ सेंस होता है इसका. बट लेट्स जस्ट लीव दिस क्वेश्चन एज इट इज. नेक्स्ट इज एम्पैथी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डैश इंटेलिजेंस. किसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है? एम्पैथी जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस, जो डेनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स हैं जो 5 हैं, इसमें एक सेल्फ अवेयरनेस है, सोशल स्किल्स है, ऐसे करके, तो उसमें ही एक जो है वो एम्पैथी भी है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस ही हो जाएगा. फिर द प्रोसेस ऑफ डाइवर्टिंग वंस अटेंशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन विच आर चैलेंजिंग टू वंस एटीट्यूड. ऐसी इंफॉर्मेशन से खुद को डाइवर्ट करना जो आपके माइंड को चैलेंज करे, जो आपके एटीट्यूड को, आपके बिहेवियर को चैलेंज करे, उसको हम सिलेक्टिव अवॉइडेंस कहते हैं. पहले भी डिस्कस किया है जब हमने रिएक्टेंस डिस्कस किया था, राइट. देन एल्बर्ट एलिस वाज द प्रोपाउंडर ऑफ विच थेरेपी? REPT, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है उसको किसने बनाया है? एल्बर्ट एलिस ने. Then the idea of programmed learning received its major impetus from the work done by. तो जो प्रोग्राम लर्निंग का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली जो BF स्किनर है ना, उनकी ही थ्योरी, उनकी जो लर्निंग की थ्योरी है उससे ही आया है, तो दिस इज करेक्ट. इन द नेम ऑफ वोल्फगैंग कोहलर, कोहलर ने इंसाइट थ्योरी दी है, चिंपैंजीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, बनाना चिंपैंजी वाला, तो लर्निंग बाय इंसाइट ये तो थी ही. इसके साथ साथ जेस्टाल साइकोलॉजी में भी मेजर रोल प्ले किया है, तो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर. Then Dash has invented the method of rank order correlation. किसने दिया? स्पीयरमैन ने. हम इसको स्पीयरमैन्स रो भी कहते हैं ना, दैट इज ओनली रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, मतलब वो भी इन्होंने ही दिया है. फिर
Dash is considered to be the father of modern neuropsychological assessment. ल्यूरिया नेप्स का टेस्ट जो ल्यूरिया नेप्स का जो टेस्ट है वो किसने दिया है? एलेक्जेंडर ल्यूरिया ने ही दिया है। और इनको ही हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट। जब ब्रेन इंजरी हो जाती है, जब ब्रेन डैमेज हो जाता है, उस टाइम पे जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स होते हैं, जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट होते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है किन्होंने? एलेक्जेंडर ल्यूरिया ने। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा वेव्स इज, कितनी होती है अल्फा वेव्स की फ्रीक्वेंसी? 8 से 12 ही होती है, ठीक है, हर्ट्ज होती है। ये कब होता है? जब हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं, आंखें बंद होती हैं पर सोए नहीं होते हैं, एट दैट टाइम अल्फा वेव्स हमारी जो होती हैं वो एक्टिवेट रहती है। इफ प्रीवियस डैश इनहिबिट्स न्यू लर्निंग, देन इट इज कॉल्ड एज प्रोएक्टिव इनहिबिशन। जब पुराना रिटेंशन नहीं कर पाएंगे हम, तभी तो मतलब नई लर्निंग जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। तो इसको हम प्रोएक्टिव इनहिबिशन ही कहते हैं, रिटेंशन ही यहाँ पे सही होगा। मतलब हम याद नहीं कर पा रहे हैं ना उसको, तो रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। देन स्टर्नबर्ग कंसिडर्ड क्रिएटिव इंटेलिजेंस एज, क्रिएटिव इंटेलिजेंस को उन्होंने क्या बोला है? एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस कहा है, कॉम्पोनेंशियल को एनालिटिकल कहा है, ठीक है, और कॉन्टेक्चुअल को क्या कहा है? प्रैक्टिकल। दो दो नाम दिए हैं इन्होंने स्टर्नबर्ग ने। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यहाँ पे आएगी नहीं, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में आएगा। फिर हु स्टार्टेड द रिसर्च, हु स्टार्टेड रिसर्च ऑन स्ट्रेस ऑफ इफेक्ट्स, कब? तो हेंसेल ने ही स्टार्ट किया था, जो जनरल अडाप्शन सिंड्रोम था, ठीक है। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम जो है, इसमें ARE, अलार्म रेजिस्टेंस एग्जॉशन की हम बात करते हैं, वो हांस सेले ने 1956 में स्टार्ट किया था इस पे रिसर्च, ठीक है। फिर मिलग्राम डेड एक्सपेरिमेंट ऑन, किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? ओबीडियंस पे। इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट है और आपको मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं पता, देन यू डोंट नो एनीथिंग। आई कांट इवन बिलीव इफ यू से दैट यू हैव स्टडीड साइकोलॉजी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव टू टी टेस्ट, इसको हम क्या कहते हैं? टी टेस्ट का जो नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव होता है, दैट इज कॉल्ड एज मैन विटनी यू टेस्ट। आई हैव टोल्ड दिस अगेन एंड अगेन इन ऑल द क्लासेस कि आपको सारे के सारे नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव हर टेस्ट के लिए पता होने चाहिए, ठीक है। अगर फ्रीडमैन टेस्ट जो है वो किसका नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। और मैन विटनी जो है वो किसका है? वन वे अनोवा का क्या है? पेड वाले का क्या है? पेड टी टेस्ट का क्या है? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का क्या है? इसके बारे में यू शुड बी अवेयर, क्वेश्चन क्योंकि आता ही है हर एग्जाम में से। देन सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म बिलीव्स इन, किस पे बिलीव करता है? हर चीज़ जो होती है वो बनती बिगड़ती रहती है, तो यहाँ पे हर चीज़ जो होती है वो रिलेटिव होती है, राइट। तो यहाँ पे रिलेटिविटी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मतलब सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिविटी पे तो फोकस ही नहीं करता, सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि हर इंसान की जो ट्रुथ की डेफिनेशन होती है वो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस से, उसके जिससे भी वो कंपेयर कर रहा है उन बेसिस पे वो चेंज होती रहती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ नॉन पैरामेट्रिक पैरेलल ऑफ अनोवा। सी अगेन क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रीडमैन टेस्ट जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो क्वेश्चन है ना ये इनकम्प्लीट है, ये वाला क्वेश्चन भी एंड ये क्वेश्चन भी, टी टेस्ट वाला भी, क्योंकि उनको स्पेसिफाई करना चाहिए। अभी उन्होंने ऑप्शन में दूसरे नहीं रखा है, क्रुशाल वॉलिस नहीं रखा है, और जो विलकॉक्सन साइन टेस्ट है वो भी नहीं रखा है, तो ठीक है। पर अगर वो रखेंगे ऑप्शन में तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। तो यहाँ पे टी टेस्ट का उनको स्पेसिफाई करना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की बात कर रहे हैं कि डिपेंडेंट की, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं तब मैन विटनी टेस्ट जो है वो ठीक है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट की बात वो नहीं कर रहे होते तब कौन सा सही होता? तब विलकॉक्सन जो टेस्ट है वो सही होता। सिमिलरली नॉन पैरामेट्रिक में इन्होंने अनोवा का भी, अगर वन वे अनोवा होता तो दूसरा आंसर होता। अभी डिपेंडेंट है, दूसरे की बात कर रहे हैं, अगर वो होता तब क्रुशाल वॉलिस टेस्ट जो है, क्रुशाल वॉलिस टेस्ट जो है वो अप्लाई होता है, यहाँ पे फ्रीडमैन नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ऑटोबायोग्राफिकल फैक्ट्स रिमेंबर्ड विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अगर हमको ऑटोबायोग्राफिकल फैक्ट्स पता है हमारे कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे, तब हम उसको क्या बोलेंगे? एपिसोडिक मेमोरी ही कहेंगे। आपको एज एपिसोड हर एक चीज़ का कॉन्टेक्स्ट जो है वो याद है। फिर लिम्बिक सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट्स द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ व्हाट? इमोशन। लिम्बिक सिस्टम तो हमारे इमोशन से बहुत ज़्यादा डील करता है, एमिगडाला इसमें होता है जो कि हमारे फियर रिस्पॉन्सेस से डील करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इफ न्यू डैश इंटरफेयर्स द ओल्ड रिटेंशन देन इट इज कॉल्ड रेट्रोएक्टिव। सिमिलर क्वेश्चन पूछ लिया है, वर्डिंग चेंज कर दिए हैं। रिटेंशन इसने यहाँ पे लिख दिया है, पहले लर्निंग लिखा हुआ था, तो यहाँ पे लर्निंग ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर इन गिलफोर्ड्स 3D थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस देयर आर 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। कितने कंपोनेंट्स हैं? तो अर्लियर कितने थे? 120 थे, बाद में एक्सपांड हो गए, कितने हो गए? 150 हो गए। ठीक है, इनकी कौन सी थी? ओसीपी वाली थ्योरी थी, ऑपरेशन कंटेंट और क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ठीक है, चलिए फिर जेसी कोलमैन टर्म्स 20th सेंचुरी एज एन एज ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, एज ऑफ किसका बोला है? एंजाइटी का बोला है। ठीक है, कोलमैन ने 20th सेंचुरी को एज ऑफ एंजाइटी कहा है। जरूरी नहीं था ये क्वेश्चन आपको आंसर्स को पता हो, इट्स ओके। ठीक है, अलग क्वेश्चन है ये। ABC स्टेप्स ऑफ एलिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ, सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, नाम के 200 क्वेश्चंस हैं, कितना ज़्यादा रिपीट हो रहा है देखो। ABC स्टेप्स ऑफ एलिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ हिज डैश थेरेपी, कौन सी थेरेपी की बात की है? रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी की बात की है, REBT। ठीक है, एक्टिवेटिंग एजेंट होता है, बिलीफ सिस्टम होता है। देन है द मेंटल रिटार्डेशन ऑफ डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, जब बॉडी में थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है, हाइपोथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन हो जाती है, उससे क्रेटिनिज्म होता है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। देन पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी आर मेंटेन्ड बाय सेरिबेलम, मेंटेन करता है, इसको हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, सो दिस plays a crucial role in maintaining our posture and balance of the body. Then next है, then the direction as well as the magnitude of differences are taken into the account. डायरेक्शन भी देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी देख रहे हैं, किसमें होता है? विल्कॉक्सन साइन वैन टेस्ट में होता है। ठीक है, इजी। देन डैश इज अ न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये भी है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी ये भी है, EEG इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी ये भी है, तो सारे ही सही है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। डैश ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत इजी क्वेश्चन। देन मेमोरी ऑफ स्किल हैज़ बीन टर्म्ड बाय टल्विंग, एज टल्विंग ने जो स्किल की मेमोरी होती है, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, शू लेसेस बांधना, इसको क्या बोला है? इसको प्रोसीजरल मेमोरी कहा है। देन डैश हैज डिस्क्राइब्ड इंटेलिजेंस एज अ ग्रुप ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज किसने दी है? थर्स्टन ने दी है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। Then dash personalities use the instrumental aggression less than type B personalities to achieve goal। ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजन करने वाला है, बट इजी है। क्या होता है, जो टाइप ए हमको पता है कि वो ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, लेकिन उन्होंने उन लोगों में हॉस्टाइल अग्रेशन होता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन जो होता है वो टाइप बी में ज़्यादा होता है। तो डैश पर्सनालिटी यूज द इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन लेस बोला है ना, टाइप ए जो है वो टाइप बी के कंपैरिजन में कम यूज़ करता है इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन, वो हॉस्टाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं। देन इफ अ पर्सन फेल्स टू अचीव अ गोल ही एक्सेप्ट्स द इंफीरियर गोल, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं। आपका कोई बहुत बड़े एग्जाम में नहीं हुआ तो आप कोई छोटे से एग्जाम क्लियर कर लिया, दैट इज कॉम्प्रोमाइज़। ओके, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस किसने दिया है? एरिक बॉर्न ने दिया है। तो इनने इनकी जो थ्योरी है विच हैज़ बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये साइको एनालिटिक थ्योरी के बेस बना के ये जो टीए है ये डेवलप हुई है, तो यहाँ पे यही सही होगा। यहाँ हमारे गुजरात PSC के 100 जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, I hope you like the video, and if you do like the video, and you can leave a comment जो क्वेश्चन पूछा था वो आंसर में बता दे, and also do subscribe to my channel। एंड नेक्स्ट में हम जो RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का पार्ट 3 है वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम BPSC का एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करेंगे, एंड मीनवाइल किसी स्टेट का इस सेट एग्जाम या PGT का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कर लेंगे। ओके।